थैंक यू वेरी मच। सारे अरुणाचल प्रदेश के मीडिया फ्रेंड्स यहाँ आए हैं और आपके माध्यम से मैं अपने इलेक्शन के बारे में संक्षिप्त में कुछ बात बताना चाहता हूँ। हमारे साथ में ईटानगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से अनअपोज्ड इलेक्टेड एमएलए तेची कासो जी भी हैं और ईटानगर बीजेपी यूनिट का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तार सोपिंग जी भी यहाँ है। 19 को इलेक्शन होने वाले हैं। हमारा पास अभी बहुत कम समय है, इसलिए फाइनल मीडिया का साथ एक ब्रीफिंग करके फिर हम पोलिंग का प्रोसेस में बिजी हो जाएंगे। मैं अरुणाचल प्रदेश के जनता को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद दे करके 10 साल तक मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। अरुणाचल की जनता ने मुझे बहुत भारी बहुमत से वोट दे करके एमपी बनाया और मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करके मुझे 10 साल तक अरुणाचल प्रदेश और देश का सेवा करने का मौका दिया है। बहुत बिजी होने के कारण, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाने के कारण मैं इस बार इलेक्शन कैंपेन पहले की तरह हर जगह पहुंच नहीं पाया, क्योंकि एक सीनियर मिनिस्टर के नाते मेरा देश भर में जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं और आपके माध्यम से अरुणाचल की जनता को मैं पुकारना चाहता हूं कि मेरे बिहाफ से आप लोग मेरा मैसेज को जन जन तक पहुंचा दीजिए। बहुत सारा सीनियर मिनिस्टर्स तो मुश्किल से एक मीटिंग या 2 मीटिंग ही कर पाते हैं अपने जो लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन मैंने इस बार 3 मीटिंग अटेंड कर चुका है। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सब जगह नहीं पहुंचा, इसलिए 3 जगह मेरा मीटिंग हो पाया। बाकी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक मेरा आवाज़ पहुंचेगा और मेरे बिहाफ से जनता को मेरा बात बता करके फिर मुझे आशीर्वाद देगा, ऐसा मैं अनुरोध करना चाहता हूं। 10 साल मंत्री बनने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अरुणाचल प्रदेश मेरे मंत्री बनने से पहले देश में और भारत सरकार की नज़र में कोई बड़ा एक प्रायोरिटी के रूप में दिखाई नहीं देता था। अरुणाचल एक प्रायोरिटी स्टेट नहीं था, उसको 10 साल में मोदी जी का आशीर्वाद से एक प्रायोरिटी स्टेट बन गया है। पिछले 60 साल यानी कि 60 इयर्स में जितना मदद अरुणाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से मिला है, उससे ज़्यादा सिर्फ ये 10 साल के मेरे कार्यकाल में अरुणाचल प्रदेश को मिला है। पहले लोग बोलते थे रोड चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, रेलवे चाहिए, लेकिन सिर्फ प्लानिंग होता था, बन नहीं पाया। लेकिन ये 10 साल के अंदर में हमने एयरपोर्ट का नया जगह चॉइस करके एयरपोर्ट भी चालू कर दिया। आप सबको मालूम है 2008 में यूपीए सरकार के समय में होम मिनिस्टर आ करके कारसिंगसा में फाउंडेशन लगाया था, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं था, बजट एलोकेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, टेक्निकल क्लियरेंस तक नहीं था। 2014 के बाद में नया एयरपोर्ट मोदी जी का आशीर्वाद से बनाया। ईटानगर से जो हमारा कैपिटल रीजन का हिसाब से नाहरलगुन टू दिल्ली का और गुवाहाटी का इंटरसिटी कनेक्टिविटी ट्रेन चलवाया। मेडिकल कॉलेज, कितने सालों से अरुणाचल का सपना था कि मेडिकल कॉलेज होना है। हमने मेडिकल कॉलेज का फंड मोदी जी का आशीर्वाद से दे करके चालू कराया और अब मेडिकल कॉलेज फुल फ्लेश चल रहा है। इस तरीके से फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, एनडीआरएफ का इंस्टीट्यूट, अरुणाचल बॉर्डर में 43 नया बॉर्डर आउटपोस्ट, उसके बाद में यहाँ अरुण प्रभा करके अलग से एक डेडिकेटेड दूरदर्शन का चैनल,
एनआईटी, इस तरह का कई सेंटर्स, फिर आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन का हॉस्पिटल सिर्फ नहीं, पूरा मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक का पासीघाट में, इस तरीके से जगह जगह में कई सारा प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स हमने चलाया। मेरा स्पोर्ट्स मंत्री रहते समय टोटल 54 स्पोर्ट्स का टोटल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश को दिया। 60 इयर्स में एक भी प्रोजेक्ट सेंक्शन नहीं हुआ। मेरे टेन्योर में 54 स्पोर्ट्स स्कीम सेंक्शन हुआ और एक बहुत बड़ा नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस जो ओलंपिक्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयारी करता है, उसका सेंटर ईटानगर में खोला है। इसी प्रकार से कई बॉर्डर एरिया से लेकर के ईटानगर तक का हमने नई व्यवस्था शुरू किया। आज सारा अरुणाचल का बॉर्डर एरिया रोड से कनेक्ट हो चुका है। मैक्सिमम विलेज में 4G कनेक्टिविटी हो चुका है। लगभग हर एक गांव में पीने का पानी पहुंच चुका है। हर एक घर में पाइप पहुंचा है और हर एक घर में पानी पहुंचा है। LPG गैस कनेक्शन दिया है और साथ साथ में सबको फ्री चावल हर एक गरीब के घर में पहुंचाया है। इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया है सौभाग्य के स्कीम के मुताबिक। महिलाओं को मातृवंदना योजना के तहत प्रेगनेंसी के समय में मदद देने का काम किया। किसानों के लिए अकाउंट में पैसा डलवा करके हमने मदद किया। इसी प्रकार से हर एक सेक्शन समाज के जो भी है सबको हम लोगों ने मदद पहुंचाया है। जीवन आसान करने के लिए बहुत कुछ स्कीम है। मैं पूरा स्कीम को गिनती करके नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन जो मैनिफेस्टो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, जिसको हम संकल्प पत्र कहते हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी का रेजुलेशन, हमारा संकल्प पत्र, हमारा कमिटमेंट है और पूरा हम करते आया है और आगे का भी संकल्प पत्र जारी किया है। उस संकल्प पत्र में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, फार्मर्स के लिए, गरीबों के लिए, गरीब का घर बना देने के लिए, गरीबों के लिए बेसिक सुविधा देने के लिए सारा डिटेल्स हमारा संकल्प पत्र में मौजूद है। तो अगले मेरा टर्म में मोदी जी का तीसरे टर्म जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उसमें मेरा जो कमिटमेंट रहेगा वो मैं जगह जगह लोगों को बताया है और आज तक जितना मदद, जितना काम हमने किया है अरुणाचल प्रदेश के लिए, मैं आने वाला दिनों में उससे भी डबल और ज़्यादा काम करके हमारा अरुणाचल प्रदेश को विदिन 7-8 ईयर्स, 9 साल के अंदर में, 7, 8, 9, 10 साल, इतना पीरियड में पर कैपिटा इनकम में अरुणाचल को वन ऑफ द हाईएस्ट टॉप 3 पहुंचाने का हमारा संकल्प है। हमारा पॉपुलेशन कम है, इसलिए बड़ा स्टेट का साथ टोटल GDP कंपेयर नहीं कर सकता है, लेकिन पर कैपिटा में हम देश का टॉप 3 तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रतिबद्ध है। पेमा खांडू जी का नेतृत्व में यहाँ बहुत अच्छा स्कीम इम्प्लीमेंटेशन और बाकी जो काम चल रहा है उसको बल देने के लिए मोदी जी का आशीर्वाद से मैं ब्रिज का काम करूँगा। स्टेट और सेंटर के बीच में हमेशा मैं काम करता हूँ। पहले की तरह हमारा यहाँ का मिनिस्टर, MLA, ऑफिसर दिल्ली में तड़पने का जरूरत नहीं है, घूस देने का जरूरत नहीं है। वहाँ दिल्ली का ऑफिसर को पैसा दे करके स्कीम लाने का जरूरत नहीं है। अभी मोदी जी का आशीर्वाद से पूरा ट्रांसपेरेंटली मैं इन्वॉल्व रहता हूँ और स्कीम सारा सैंक्शन करके देता हूँ। और साथ साथ मैं अरुणाचल के वासियों को मैं कमिटमेंट देता हूँ कि दिल्ली में जब तक हम हैं, कोई अरुणाचल को वहाँ तंग नहीं कर सकता है, परेशानी नहीं कर सकता है। सारा स्कीम आराम से सैंक्शन हो जाएगा, मेरे कमिटमेंट है। मैं आप लोग से 1-2 सवाल लेने के लिए तैयार हूँ। आप लोग पूछिए, फिर मैं जवाब दूंगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अरुणाचल के लिए बहुत बड़ा वरदान है। पहले हमारा अरुणाचल का प्रोटेक्शन सिर्फ ईस्टर्न बंगाल रेगुलेशन एक्ट के तहत इनर लाइन पास ही था, लेकिन पार्लियामेंट ने आज़ाद हिंदुस्तान में, आप मालूम है, ईस्टर्न बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1873 में ब्रिटिश का समय में बनाया था। उसके बाद कोई प्रोटेक्शन नहीं था। CAA आने के बाद अब कोई भी फॉरेनर्स, कोई भी रेफ्यूजी अरुणाचल में हमेशा के लिए बंद कर दिया है। उनका कोई यहाँ
सिटीजनशिप का स्टेटस नहीं मिलेगा। CAA में क्लियरली लिखा है जो भी रेफ्यूजी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो भी आता है वो देश का सिटीजनशिप तो बन जाएगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में नहीं बन पाएगा। ये कानून हो चुका है। CAA का वजह से बहुत बड़ा ब्लेसिंग हो गया। अगर CAA पहले होता तो 1964 से 70 के बीच में जो चकमा हाजोंग रेफ्यूजी अरुणाचल में आया वो कभी भी नहीं आना था। उस समय हमारे पास कोई प्रोटेक्टिव कानून नहीं था, इसलिए उस समय जितना चकमा हाजोंग आया उनको अब देश का सिटीजनशिप मिल जाने से भी अरुणाचल प्रदेश का परमानेंट रेसिडेंट का सर्टिफिकेट और अरुणाचल का बन करके कभी भी सिटीजनशिप नहीं ले सकता है, क्योंकि CAA कानून आ गया है। इसलिए हमने चकमा हाजोंग को हाथ जोड़ करके बता दिया है कि CAA कानून लाया है, एक दिन आपको अरुणाचल छोड़ के जाना होगा। कहीं भी आपका व्यवस्था के लिए भारत सरकार मदद करेंगे, आप अरुणाचल छोड़ के जाना होगा। और अरुणाचल में जब तक आप टेम्पररी बेड होगा, आप यहाँ पे हमारे गेस्ट की तरह रहेंगे, मगर कभी भी आप अरुणाचल का परमानेंट रेसिडेंट और सिटीजन नहीं बन सकता है। तो CAA अरुणाचल के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। सर, आपने रिलोकेशन के बारे में बहुत बात किया है, वेरी वोकल अबाउट दैट। तो सर, ये कब तक होगा? रिलोकेशन के लिए हमने असम सरकार से भी बात किया है और बहुत लोगों से बात किया है। अब आइडेंटिफाई करने से पहले अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो फिर वो इशू बन जाएगा बोल के हम लोगों ने साइलेंटली ये काम किया है। लेकिन आप लोग जो पूछ ही रहे हैं तो आप इसलिए मैं ये इंडिकेशन दे रहा हूँ। असम सरकार से हमने बात किया है कि वो आइडेंटिफाई करें, असम के कोई जगह में मदद करें। असम और अरुणाचल हम सब भाई भाई हैं, तो आप हमारा मदद करें। असम में भी प्रेशर तो है, हम जानते हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी से भी बात किया। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी बात किया है कि किसी तरह से कहीं जगह ढूंढ के चकमा हाजोंग को सेटल कराने में हमारा मदद करें, और रीसेटलमेंट के लिए जो भी संभव मदद हम भी करेंगे। लेकिन अरुणाचल से एक दिन ना एक दिन जाना पड़ेगा, ये हमने कमिटमेंट दे चुके हैं और ये परमानेंट अब कानून भी बन गया है, इसलिए एक दिन उसको जाना ही पड़ेगा। सर, यहाँ के लोगों का बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग चकमा हाजोंग का डिपोर्टेशन को लेकर, जैसे आपने ऑलरेडी कह दिया। लेकिन सर, सवाल रहेगा कि जस्ट इन केस अगर इस बार आप जीतते हो, फिर से नेशनल लेवल में अरुणाचल को रिप्रेजेंट करते हो, तो क्या इस बार जो 5 सालों में आप लोग ट्राई करेगा चकमा हाजोंग को डिपोर्टेशन करने की? क्योंकि लास्ट सेशन में भी आपकी तरफ से एश्योरेंस दिया गया। हमने अभी लगभग 3 साल से ट्राई कर रहे हैं। कुछ प्रोविजनल जगह भी आइडेंटिफाई किया है, लेकिन वहाँ क्योंकि जहाँ रीएलोकेट करेगा वहाँ भी तो लोकल आदमी है, तो उनका भी रेजिस्टेंस होता है, तो वहाँ भी कुछ पैकेज वर्कआउट करना पड़ेगा। इसलिए चकमा हाजोंग को जैसे बाहर से जो आया है क्रिश्चियंस, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये जो माइनॉरिटी है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, सबके लिए कहीं ना कहीं जब आइडेंटिफाई हो जाएगा हम लोग भी मदद करेंगे, तो उनको जाने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे। कुछ चकमा लोग एग्री भी किए हैं, कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कानून बन गया है। अब अरुणाचल में बैठ के तो सिटीजनशिप तो मिलेगा नहीं, ये तो देश का कानून बन गया है। तो हम भी चाहते हैं कि चकमा हाजोंग कहीं भी रहे, प्रॉपर इंडियन सिटीजनशिप लेके बैठे, लेकिन अरुणाचल में नहीं बैठना चाहिए। क्या है कि यहाँ एक मिस कैंपेन होता है। मैंने पार्लियामेंट में बिल पास होने के बाद बताया कि पार्लियामेंट में कानून बनाने के बाद चकमा हाजोंग को सिटीजनशिप मिल जाएगा, लेकिन अरुणाचल में नहीं। तो हमने जो मिल जाएगा वहाँ बोला था, वो स्टेटमेंट को कहीं काट के, और अरुणाचल में हमने बोला कि यहाँ नहीं मिलेगा, वो स्टेटमेंट जोड़ के कोई लोग मजाक उड़ाता है। मैंने भी देखा किसी ने बदमाशी किया। देखो किरण रिजिजू एक समय तो बोलता है चकमा हाजोंग को सिटीजनशिप देगा, एक फिर बोलता है नहीं देगा। तो ऐसा बदमाशी नहीं करना चाहिए। वो सिटीजनशिप देगा मतलब देश भर में, नहीं देगा बोलने वाला अरुणाचल में नहीं देगा। तो ये बहुत क्लियर है। ऐसा बदमाशी चिपक के दूसरा न्यूज़ को काट के ऐसा मिसगाइड नहीं करना चाहिए। ऐसा है, हमारा युवाओं को ना मैं कभी भी खराब नहीं मानता हूँ। कुछ लोग जानबूझ के कैंपेन करता होगा पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, और कुछ लोग सचमुच में नहीं जानता होगा, ऐसा भी होगा। मैं आज पब्लिक मीटिंग में भी बताया, जब पेपर लीकेज का खबर आया
जब भी मैं दिल्ली से आता हूँ, आप लोग मीडिया, आप लोग ही है, हर बार मैं जब ईटानगर पहुँचता हूँ आप लोग पूछता ही है, डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ तब भी आप लोग पूछता ही है। हर समय में जवाब दिया कि कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए। फिर भी ज़बरदस्ती बोलता किरण रिजिजू नहीं बोलता है। मैं हर समय बोलता हूँ, और जैसे पेपर लीक का खबर आने का साथ साथ चीफ मिनिस्टर को हमने ही फ़ोन किया और सीएम साहब से डिस्कस करके चीफ मिनिस्टर ने ही पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर्स को प्रेशराइज किया, मॉरल गवर्नमेंट आप लोग रिटायर कर जाना चाहिए, रिज़ाइन करना चाहिए। ये सीएम साहब का प्रेशर से ही पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर लोग रिज़ाइन किया है, जबकि सीएम के पास सर्विस कमीशन को डायरेक्ट अपने हाथ में लेने का अथॉरिटी नहीं है, फिर भी प्रेशर डाला है, क्योंकि हमारे युवाओं का भविष्य को हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और फिर हमने सीबीआई भेजा है, ईडी भेजा है, सारा कार्रवाई चल रहा है, एक्शन ले रहा है, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद कमीशन का अपना एक सिस्टम से चलता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा लगभग 2 साल बर्बाद हो गया है उसको जल्दी से कमीशन फुल फ्लेज एग्ज़ाम कंडक्ट करके फिर जितना खाली पड़ा हुआ है सब जल्दी से जल्दी भरपाई होना चाहिए। क्रिश्चियन लोग का कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है सेकुलर नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन लोग ने यूनानिमसली डिसाइड किया है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, बीजेपी सबसे ज़्यादा सेकुलर पार्टी है। सेकुलर क्या होता है? सेकुलर मतलब सब के लिए सब बराबर। अभी जैसे कि अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को कौन यूज़ कर रहा है, वो कम्युनल हो गया ना। अगर मैं किरण रिजिजू यहाँ धर्म को इस्तेमाल करने से मैं कम्युनल होगा, मैंने धर्म को इस्तेमाल नहीं किया, तो यहाँ कांग्रेस पार्टी ने क्रिश्चियन फोरम को इस्तेमाल किया तो कम्युनल तो कांग्रेस हो गया ना। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को यूज़ करके क्रिश्चियंस को बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए कहा, ये कम्युनल है। हमारा पापुम पारे कैपिटल का आसपास में 3 एमएलए सीट है। ईटानगर सीट तेचिकासो क्रिश्चियन, दोईमुख हमारा एमएलए, सिटिंग एमएलए और कैंडिडेट तनाहाली क्रिश्चियन, हमारा सगाली जो एमएलए अनकॉन्टेस्ट होकर इलेक्ट हो चुके हैं इंजीनियर रोतु तेची, वो क्रिश्चियन। 100% बीजेपी का तीनों एमएलए पापुम पारे में क्रिश्चियन। तो हम कैसे कम्युनल हो गया? सारा क्रिश्चियंस जो भी प्रॉब्लम होता है वो मेरे पास आता है। मैं कोविड का समय में बाकी सब लॉकडाउन में थे, मैंने लगभग कम से कम 12 ट्रक मेडिसिन्स, दवाई, पानी और मास्क से लेकर के ऑक्सीमीटर से लेकर के सारा चीज़ भेजा है। मैंने कभी भी इसको क्रिश्चियन, कभी हिंदू, जैन ऐसे करके देखा नहीं है, सबको मिला है। मैंने सारा डिस्ट्रिक्ट का डीएमओ और मेडिकल ऑफिसर को पूछा है, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है, मुझे बहुत धन्यवाद दिया है। मैं डिस्ट्रिक्ट मेडिकल का इक्विपमेंट देता हूँ। आप यहाँ तोमोरीबा मेडिकल कॉलेज में जाके देखिए, वहाँ का एक्सरे मशीन, अलग अलग टेस्टिंग के लिए बहुत बड़ा इक्विपमेंट्स जो देता है, हमने कितना कंट्रीब्यूट किया है। उसमें धर्म हम नहीं देखता है। हमने डिस्ट्रिक्ट में जितना एम्बुलेंस दिया है, डेड बॉडी ले जाने के लिए जितना हमने फैसिलिटी दिया है, उसमें कोई धर्म हम देखता नहीं है। इसलिए क्रिश्चियंस हो या जैन हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, मैं कभी भी धर्म के दृष्टि से नहीं देखता हूँ। हमारा सारा क्रिश्चियन लीडर्स जो ईटानगर में बैठा हुआ है, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वगैरह, जितना भी हमारा जो यहाँ में क्रिश्चियन लीडर और भी है, सब जानता है किरण रिजिजू कभी भी धर्म का राजनीति नहीं करता। इंसानियत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने जो सर्कुलर भेजा है उसको बहुत सारा क्रिश्चियंस लोगों ने बहुत उसको विरोध किया है कि एक अच्छा इंसान का खिलाफ धर्म को इस्तेमाल करके अपना एमपी एमएलए बनने के लिए इस्तेमाल किया है, ये गलत है। बहुत लोगों ने इसका विरोध किया है और मेरे ताकत, क्रिश्चियंस लोगों का पूरा ताकत मेरा पीछे है। इसलिए इस बार बहुत भारी सपोर्ट और समर्थन मुझे मिल रहा है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। मैं जब एमपी बना, तवांग से बुमला जाने के लिए 36 किलोमीटर को 4 घंटा लगता था।
बुमला को छोड़ के बाकी कोई भी अरुणाचल में बॉर्डर रोड कनेक्टिविटी नहीं था, जीरो कनेक्टिविटी। और आज चाहे आप गेलेमू को देखो, माजा, तक्सिंग, लिमेकिंग, इधर मिगिंग से तुतिंग से लेकर के आपका गेलिंग तक, उधर किबितो से आगे और यहाँ अनिनी से आगे, उधर में विजयनगर, सारा जितना बॉर्डर एरिया है लगभग सब 100% रोड पहुंच चुका है। जहां पहाड़, हिमालय का जो बर्फीला पहाड़ जहां आदमी नहीं जा सकता है, उसको छोड़ के जितना वैली है, सारा हमारा समय में कनेक्टिविटी हुआ है। मैंने कमिटमेंट दिया था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो पुराना पॉलिसी बनाया था कि बॉर्डर रोड नहीं बनाना है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो कांग्रेस का डिफेंस मिनिस्टर ने 2013 में स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस का पॉलिसी था बॉर्डर रोड नहीं बनाना है। आप लोग यूट्यूब में देख लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। ये कांग्रेस का डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट में अभी भी है। वो पॉलिसी को मोदी जी ने चेंज किया। अभी हमारा जितना बॉर्डर विलेज है वो इंडिया का फर्स्ट विलेज हो गया। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चला करके मोदी जी ने, अब अगले बार जब मैं नेक्स्ट इलेक्शन समय में जब 5 साल हो जाएगा, आपको 100% सेचुरेशन हो चुका होगा अरुणाचल का। जितना बॉर्डर रोड में अभी रोड बन गया, उसमें बेसिक मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी और खेती बाड़ी का फैसिलिटी से लेकर के छोटा छोटा जो प्रोडक्शन यूनिट वगैरह, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ कंजम्पशन के लिए ये सब भी हो जाएगा। और अरुणाचल का मेरा जो सपना है, फ्रंटियर हाईवे का सपना, मैंने 2004 में देखा था। अभी मैं आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। ये इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले लगभग 25,000 करोड़ वेस्ट कामेंग नफरा से लेकर के, नफरा से लदा से साचुंग होते हुए बामेंग से केनेवा, केनेवा से सवा मतलब ये जो चाइंग ताजो एरिया है, वहाँ से सीधा कोलोरियांग सारली से दामिन कनेक्टिविटी जो हो चुका, उसको लिंक करते हुए दामिन से वो हाईवे परसी से ताली से चेतम होते हुए महंगा मंदिर के नीचे से तालिया से 2 फ्रंट ये डिवाइड होगा। एक तत्व जाएगा, आगे सियुम से मेचुका, फिर नीचे मोनीगांव को जुड़ते हुए, फिर मोलो से पायुम होते हुए मिगिंग से तूतिंग होकर के वहाँ सिंगा से अनेली से हाइलुंग होते हुए पूरा वो ये हवाई से सामने से लेते हुए ये विजयनगर तक जाएगा। इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे कठिन, सबसे एम्बिशियस नेशनल हाईवे, जिसका नाम होगा फ्रंटियर हाईवे। ये सपना पूरा लगभग हो गया, सोच लो, क्योंकि सैंक्शन हो गया। अभी टेंडर का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और अगले साल तक लगभग बन के तैयार हो जाएगा। इतना बड़ा हाईवे सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया में, चाइना में 1-2 प्रोजेक्ट है, उसको छोड़ के दुनिया में इतना बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट कहीं नहीं बना। ये मोदी जी का आशीर्वाद से मेरा जो इतना साल का सपना था, फ्रंटियर हाईवे अब शुरू हो गया है। ये अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा है और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। इतना प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट हमारा स्टेट में होने जा रहा है। तो सारा बॉर्डर का बोलने से बहुत ज़्यादा बोल सकता है, लेकिन संक्षेप में इतना है कि हमारा चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, असम अरुणाचल बॉर्डर, चाहे बीच का ट्रांस अरुणाचल हाईवे हो या बॉर्डर का फ्रंटियर हाईवे हो, ये सारा जो हमारा इतना बड़ा सपना था इतने सालों से, ये सारा अब प्रोग्रेस हो रहे हैं। सर, आपने अपने सपने को इम्प्लीमेंट करते हुए ये बोल दिया, तो नाउ इफ यू आर री-इलेक्टेड एज द एमपी फ्रॉम अरुणाचल वेस्ट, व्हाट विल बी योर न्यू प्रॉमिसेस टू द अरुणाचल पीपल? मेरा प्रॉमिस मैंने अभी बताया कि अगले कुछ सालों के अंदर में अरुणाचल प्रदेश का जीडीपी पर कैपिटा, माने हर एक आदमी का पास इतना काम और इनकम होना चाहिए कि इंडिया का पर कैपिटा रिचेस्ट स्टेट बनने का क्षमता है, वो बनाएंगे। रोड, बिजली, पानी, घर, 4G नेटवर्क, बेसिक चीज़ है, ये मेरा इस टेन्योर में लगभग हो चुका है। अब नेक्स्ट फेस होगा फूड प्रोसेसिंग का हब, हमारा फिशरी के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में,
और युवाओं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए मुद्रा, स्वनिधि, ये जितना भी योजना है इसके तहत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन युवाओं के लिए क्रिएट करना ये हमारा प्राथमिकता होगा। सर आई गेस आप भी अवेयर होंगे, आप एज अ कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार में आप सर्व कर रहे हैं, यू रिप्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश नेशनल लेवल में, लेकिन सर क्या कई लोग कहते हैं कि किरण रिजिजू जो सेलेक्टिव के लिए ही अप्रोचेबल है, कितना हद तक सही है, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप लोग खराब मत पाइए, और दूसरा स्टेट और दूसरा मंत्री लोग सुनने से खराब जरूर लगेगा, अरुणाचल के लिए तो खुशी की बात है। देश में आज तक जितना कैबिनेट मिनिस्टर हुआ है वो इतना बिजी होता है कि अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में महीने में 1 बार 2 बार जा करके अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मिलता है। मैं हर महीने 4-5 बार कॉन्स्टिट्यूंसी आता हूं, और ईटानगर छोड़ के दूर दूर एरिया तक मैं पूरा जाता हूं। दिल्ली में कभी कभी दिन में भी मेरा ऑफिसर को हम वेट करने देता है। मेरा ऑफिशियल मीटिंग को हम पोस्टपोन करके कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक को मैं मिलता हूं, क्योंकि हमारा अरुणाचल के लोग बहुत इनोसेंट है। वो तो बहुत सा हमारा अरुणाचल का ट्राइबल आदमी बहुत सीधा होता है, मालूम नहीं होता उसका कैबिनेट मतलब क्या है। वो तो सोचता है कि हमने उसको एमपी बनाया, हमारा एमपी क्यों नहीं मिलेगा। डायरेक्ट हमारे गेट में पहुंच जाता है घर में, तो हम बुला लो, अंदर में बुला लो बोल के मिल लेता है। कभी कभी मैं कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते कैबिनेट मीटिंग में जाना होता है, तो हम लोगों को बोलता है अभी मेरा कैबिनेट मीटिंग शुरू होने वाला है, मेरा पार्लियामेंट शुरू होने वाला है, मुझे अभी निकलना है। फिर हमारा इनोशियन लोग बोलते हैं अरे कैबिनेट छोड़ो ना, पार्लियामेंट छोड़ो ना, हम लोग का पहले मिलो बोलता है। तो इनोशियन लोग होते हैं हमारे लोग। तो ऐसा मैं दिन में भी मैं बोलता हूँ, मैं ही ऐसा एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा देश में, दिन में भी कॉन्स्टिट्यूंसी आदमी को मैं दिल्ली में दिन भर बात करते रहता हूँ। दिल्ली में मेडिकल ट्रीटमेंट से लेकर के पुलिस केस से लेकर के कोई भी स्टूडेंट का कुछ भी केस हो, आज सीधा मेरा घर में आकर के हमसे मदद ले सकता है। ये कभी भी अरुणाचल के इतिहास में नहीं होता है, ये पहली बार ये हुआ है। इसलिए सेलेक्टिव तो बात ही छोड़ दीजिए, मेरे पास हर एक अरुणाचल का आदमी आता है। इवन ऑपोजिशन जो हमको वोट नहीं दिया है वो भी आता है, वो भी मदद लेता है। और मैं आपको और एक बात बताता हूँ, जो लोग बहुत फायदा मिला है हमारा वजह से, वो लोग कोई लोग वोट भी नहीं देते हैं। मैं आपके माध्यम से मैसेज भेजना चाहता हूँ, कोई लोग तो इनडायरेक्ट मदद मिलता है। जैसे कि मैंने हाईवे बना दिया, सब चलता है। मैंने गाड़ी रास्ता गांव बना दिया, आराम से चलता है। मेडिकल का गाड़ी दिया, वो एम्बुलेंस में चलता है। मैंने बिजली पानी पहुंचाने में मदद किया, उसका फ़ायदा उठाता है। कुछ लोग तो डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। हमने मेडिकल पीएम रिलीफ से डायरेक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा देता है। मेरा काम से काम करके वो डायरेक्ट पैसा भी कमाता है। ऐसा लोग भी कभी कभी बोलता है किरण रिजिजू से कुछ नहीं मिला है बोलता है, ऐसा भी लोग होता है। तो समाज में ना अलग अलग किस्म का आदमी होता है, लेकिन मेरे लिए सब बराबर है, और सब धर्म, सब जाति, सब डिस्ट्रिक्ट, सबको मदद मिलता है। इसलिए मोदी जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये मंत्र लेकर के हम चल रहे हैं।